समझिए कि दो सोर्स है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 2.3 लैम्डा है। यहां से d डिस्टेंस पे ये स्क्रीन है, बोला जाएगा नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना हुआ, नंबर ऑफ मिनिमा कितना हुआ। तो आप समझिए कि अगर ये डिस्टेंस बराबर बराबर है तो यहाँ से जो साउंड इस जगह में आएगा और यहाँ से जो ये साउंड इस जगह में आएगा, तो इस जगह में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और मैक्सिमा कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग कंडीशंस क्या जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस जानते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर। मतलब n की जगह 0 भी हो सकता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सो ऑन, ये सब कंस्ट्रक्टिव के लिए चाहिए। तो पाथ डिफरेंस 0, एक मैक्सिमा तो यही हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे वेव जाएगा। अब ये पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है, डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। तो आप ये समझिए कि ये जो दोनों सोर्स S1 और S2 है, इसमें कम से कम पाथ डिफरेंस की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 0। और पाथ डिफरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 2.3 लैम्डा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मिनिमम वाला तो सबको समझ जाता, मैक्सिमम वाला को ध्यान से देखना है कि क्यों इतना ही होगा, 2.3 लैम्डा ही क्यों बोल रहे हैं। ये सीधा सीधा ऐसा हुआ कि ये स्क्रीन है, यहाँ पर सोर्स है एक और इसके बाजू में एक सोर्स है। तो जैसे जैसे यहाँ से सोर्स ऐसा गया और इस वाले सोर्स से ऐसा गया, तो इस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाता रहेगा, वैसे वैसे इस दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। और जब ये दोनों रेज ऐसा वर्टिकल हो जाए, दोनों सोर्स से निकलने वाला रेज कैसा हो जाए, वर्टिकल, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल। तो आप ये समझिए कि यहाँ से जो सोर्स निकला वो ऐसे निकल गया और ये वाला भी ऐसे निकल गया, एकदम वर्टिकल। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पैरेलल। और दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से कहाँ जाके मिलती है, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ से ये स्क्रीन ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा और नीचे भी ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जब वो इनफाइनाइट पॉइंट पे जाएगा, अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट को कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जो ये रेज निकली और यहाँ से जो ये निकली वो दोनों जाके इनफाइनाइट पे मिला। उस दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस तो इतना ही हुआ ना, मतलब इस पॉइंट पे 0 और इनफाइनाइट पे अगर ये पॉइंट लेकर के हम चले गए, ऐसे जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तो इनफाइनाइट पे जो यहाँ से रेज आएगा और इनफाइनाइट पे जो यहाँ से आएगा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होंगे, दोनों लाइन अब क्या हो जाएगा, पैरेलल। और दोनों लाइन जब पैरेलल हो जाएगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ही क्रिएट हो जाएगा। मतलब ऐसा समझिए कि ये S1 से ये इनफाइनाइट है, ऐसे चला गया, और ये S2 से भी इनफाइनाइट है, ऐसा चला गया, ये दोनों पैरेलल हो गया। तो यही वाला तो डिफरेंस क्रिएट हुआ जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.3 लैम्डा यहाँ पर। तो उसी से मैक्सिमम तय होने वाला है कि इनफाइनाइट पर जब जाएंगे तो पाथ डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। मतलब हमारे पास पाथ डिफरेंस का ऑप्शन है 0 से लेकर के कहाँ तक, 2.3 लैम्डा तक। और मैक्सिमा कहाँ कहाँ होता है, वैसे 0 पे होता है, लैम्डा पे होता है, 2 लैम्डा पे होता है, 3 लैम्डा पे होता है। तब ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, ये तो सेंट्रल वाले पॉइंट पे एक मैक्सिमा हुआ, ऊपर वाले हिस्से में ये वाला भी पाथ डिफरेंस हो सकता है हमारे पास, 2 लैम्डा भी हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रेंज कहाँ तक जाने का है, 2.3 तक। अब 2.3 से 3 लैम्डा, अब इसके आगे की चीज़ें हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो इतना मैक्सिमा किधर होगा, ऊपर। मतलब एक जगह लैम्डा पे होगा मैक्सिमा और फिर दूसरी जगह 2 लैम्डा पे मैक्सिमम होगा, तो 2 मैक्सिमा ऊपर। ऐसा ही सेम कंडीशन इससे नीचे बनेगा। तो ये माइनस लैम्डा समझिए और ये -2 लैम्डा समझिए। माइनस साइन बस ये सिंबल के रूप में दिखा रहे हैं कि वो इस सेंट्रल लाइन से क्या है, नीचे है, इसलिए माइनस दिखा रहे हैं, बाकी माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो ये लैम्डा नीचे और यहाँ पर 2 लैम्डा नीचे। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 और एक वाला सेंटर, तो टोटल कितना मैक्सिमा बना, 5। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, 5।
अब नंबर ऑफ मिनिमा की बात करेंगे तो मिनिमा का मतलब डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव होने के लिए कंडीशंस क्या था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n+1 λ/2। इसमें जब आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आता है λ/2, फिर तो λ/2 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 0.5 लैम्डा, फिर अगला वाला 3/2 मतलब 1.5 लैम्डा, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 2.5 लैम्डा, फिर 3.5 लैम्डा। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस कहाँ तक पॉसिबल है, 0 से लेकर के 2.3 तक। तो ये वाला मिनिमा होगा, ये दूसरा वाला भी होगा, और ये तीसरा वाला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गया 2.5, जबकि हमारे पास ऑप्शन कहाँ तक जाने का है 2.3 तक ही जाने का। तो ये दो मिनिमा ऊपर होंगे और इतना ही मिनिमा नीचे होंगे। मतलब एक यहाँ पर मिनिमा बना 0.5 लैम्डा पे दोनों के बीच में, और इधर मिनिमा बना 2 लैम्डा और लैम्डा के बीच में। उसी तरीके से एक मिनिमा यहाँ होगा और एक मिनिमा इधर होगा। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया मिनिमा 4, और एक सेंट्रल पॉइंट पे तो कितने हो गए 4 ही। सेंटर पॉइंट पे क्या है मैक्सिमा है, मिनिमा तो नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ मिनिमा का जो आंसर होगा वो कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो इस सवाल में कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कैसे गिनते हैं, बना दीजिए। नया लेसन चालू करें कि दो चार सवाल ही करा देते, हाँ क्वेश्चन ही करा देते, नहीं अभी क्वेश्चन ही करा देते, कुछ कुछ टाइप के बचे हुए ना, जो सब टेस्ट में देंगे वो सब करा दे रहे हैं। थैंक यू बोल रहे हैं। ये हो जाए तो दूसरा बनाना S1 S2, इसके बीच का डिस्टेंस 2.9 लैम्डा, ऐसा स्क्रीन है। नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा। हो गया, अच्छा एक और बना देंगे। ऐसे स्क्रीन है, इसके बीच में 3.7 लैम्डा है। तो कितना मैक्सिमा बनेगा और कितना मिनिमा बनेगा। आ गया। इसमें देखिए 0 से लेकर के 2.9 तक, तो लैम्डा 2 लैम्डा, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 और एक सेंटर पे 5, मैक्सिमा 5 बनेगा। और मिनिमा 0.5, 1.5, 2.5, 3 ऊपर और 3 नीचे 6। इसमें 3.7 है तो 1 2 3, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक सेंटर पे 7, मैक्सिमा 7 बनेगा। और मिनिमा की बात करेंगे तो 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5, 4 और 4 8। इसी सवाल में स्क्रीन अगर सर्कुलर हो जाए, डायमीटर पे 2 सोर्स रखा हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है मान लीजिए मैं दे देता हूं 2.4 लैम्डा, तो कितना मैक्सिमा बनेगा और कितना मिनिमा बनेगा। स्क्रीन जो है वो सर्कुलर हो, अभी तक जो स्क्रीन था स्ट्रेट लाइन था।
10 मैक्सिमा और 8 मिनिमा, 1 2 हाँ 10 1 2 8 बराबर। तो इसके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो इस जगह में डेल्टा एक्स 0, उसी तरीके से इस जगह में भी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स 0। इस जगह में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 2.4 लैम्डा। उसी तरीके से इस जगह जो पाथ डिफरेंस होगा यहाँ से और यहाँ से जो वेव आएंगे तो डेल्टा एक्स 2.4 लैम्डा। तो जीरो यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो मैक्सिमा बनेगा लैम्डा पे 2 लैम्डा पे, ये सब मैक्सिमा। तो हर क्वार्टर में 2, इसमें 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 लैम्डा और लैम्डा, फिर इधर भी लैम्डा 2 लैम्डा, इधर भी 2 लैम्डा लैम्डा, ये सब मैक्सिमा हो गया। तो हर क्वार्टर में 2 और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल हो गया हर क्वार्टर में 2, तो 2 इंटू 4 क्वार्टर और ऊपर एक और नीचे एक, ऐसा, तो टोटल हो गया 10। मिनिमा की बात करेंगे तो मिनिमा 1.5 लैम्डा पे बनेगा इस जगह में, एक 1.5 लैम्डा पे बनेगा, फिर 2.5 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, 2.4 तक ही हो सकते, तो इसलिए हर क्वार्टर में 2, एक इधर 0.5 लैम्डा, एक 1.5 लैम्डा, एक 0.5 लैम्डा, एक 1.5 लैम्डा, एक 1.5 और एक 0.5, तो टोटल हो गए 8। अगला एक और सवाल, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस 3.6 लैम्डा, तो मैक्सिमा कितना और मिनिमा कितना? कितना हो गया? तो 3.6 है तो लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, तो हर क्वार्टर में 3, 12, एक ऊपर और एक नहीं, एक इधर और एक इधर, 2 बराबर, एक इस जगह 0 होगा और एक इस जगह 0 होगा, होगा ना। तो 12 प्लस 14 मैक्सिमा, और मिनिमा की बात करेंगे तो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, तो 4, तो सभी जगह 4, तो 16 मिनिमा बराबर है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चंस। फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लग और टच ऑन स्ट्रिंग, प्लग और टच्ड ऑन स्ट्रिंग फॉर सेकेंड हार्मोनिक, फॉर सेकेंड हार्मोनिक। एक कोई स्ट्रिंग है, कह रहा है सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक कहने का मतलब 2 लूप बनना चाहिए, ऐसा, ठीक है। प्लग का मतलब होता है एंटी नोड, प्लग का मतलब प्लग जहां पर है वहां क्या बनेगा? एंटी नोड, ध्यान रखेंगे। और जहां टच करेंगे वहां क्या बनेगा? नोड। तो प्लग का लोकेशन कितना हो जाएगा बताओ? L/4 ना, और टच का लोकेशन कितना हो जाएगा? L/2, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। प्लग का मतलब एंटी नोड, और नोड पे कौन रहेगा? टच, पंथ, ठीक है। प्लग का मतलब एंटी नोड और नोड का मतलब टच पॉइंट। जहां पर टच करेंगे उस जगह नोड बनेगा, और जहां पर प्लग करेंगे उस जगह एंटी नोड।
प्लक्ट के लिए फॉर्मूला भी होता है एक, कभी कभी ध्यान रखना, वो होता है L/2n, जहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ हार्मोनिक। लेकिन ये सिर्फ पहला प्लक्ट का लोकेशंस बताता है, बाकी सब के बारे में नहीं बताएगा। तो जैसे अगर यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक वाला सवाल अगर आ जाए, 3 हार्मोनिक, इसका मतलब 3 लूप हो जाएंगे। अच्छा, तो बताइए प्लक्ट का लोकेशन कौन कौन सा हो गया? ये वाला प्लक्ट का लोकेशन हुआ, फिर ये वाला प्लक्ट का लोकेशन हुआ। तो प्लक्ट ये दोनों जगह पे होगा और ये वाला तो इसी में आ जाएगा। तो या फिर आप ऐसा समझे तो इसे क्या बोलेंगे, L/6 ना, L/3 ये हो गया 1/3, उसका आधा। तो ये हो गया प्लक्ट का लोकेशन कहाँ कहाँ, L/6। फिर अगला प्लक्ट कहाँ होगा, L/6, फिर ये L/3, फिर एक और L/6, तो क्या हो जाएगा 2L/6, नहीं L/2, हाँ ये वाला L/2 हुआ, आधा हो गया L/2, और फिर ये वाला, तो ये L/6, ये 3L/6 और ये 5L/6, 5L/6। और अगर टच लोकेशंस की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ, L/3, उसके बाद 2L/3, ठीक है। तो ये सवाल भी बना देंगे थर्ड हार्मोनिक के लिए। ये लिखने नहीं है, नहीं नहीं, मैं घर लेके जाऊंगा। हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये L/4, L/2 और अगला वाला क्या हो जाएगा 3L/4, मतलब इधर से L/4, तो यहाँ से देखेंगे तो 3L/4, बिल्कुल होगा। वर्ड ध्यान रखेंगे, पंथ, बराबर। या आप अपने हिसाब से कुछ भी एक और बना दीजिए। जनरली जो लेकिन इसमें सवाल आता है वो पहला फर्स्ट वाला फोर्थ हार्मोनिक की बात करें, इससे बनाएंगे। मतलब जो सवाल आते हैं उसमें पहला प्लग और पहला टच का इंफॉर्मेशन ही ऑप्शंस में रहता है, फर्स्ट प्लग और फर्स्ट टच। तो इसीलिए जब आपको ये सवाल आएगा, ये पहले भी कई बार आपने देखे होंगे, जिसमें आंसर है L/4 और L/2, प्लग एट L/4 और टच एट L/2, यही सवाल आ जाएगा और ऑप्शंस देगा। तो ये सब ऑप्शन सभी दे सकते हैं, सब सही है, लेकिन हो सकता है ऑप्शंस में जो आपको ज़्यादातर केस से दिखेगा वो यही दिखेगा, प्लग एट L/6 एंड टच एट L/3, ऐसा लिखा रहेगा ऑप्शंस, प्लग एट L/6, टच एट L/3। इसमें फोर्थ हार्मोनिक आ गया, तो ये कितना हो जाएगा L/2, L/4, L/8 ना। तो प्लग का मतलब एंटी नोड L/8, फिर 3L/8, 5L/8, फिर 7L/8, और टच का मतलब नोड, ये हो जाएगा L/4, फिर L/2, फिर 3L/4, तीन ही आएंगे ना, नहीं नोड तो तीन ही आएंगे ना, 1 2 3, नहीं वो तो 0 है ना।
ये आखिरी वाले जो दोनों है वो तो जीरो कहलाएंगे ना। आप इधर से देखोगे तो ये जीरो, उधर से देखोगे तो वो भी जीरो। नोड आखिरी पॉइंट को नहीं कंसीडर करते। लिखेंगे एक सवाल। ये तो डॉपलर्स का है। स्टेशनरी वेव फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। Kunst tube stationary wave frequency 1000 hertz. Distance between successive node 82.5 centimeter. 82.5 centimeter. The speed of sound in tube is speed of sound in tube is speed of sound in tube is speed 825 नहीं, वो तो ऑप्शन में नहीं है। 1650 वो भी ऑप्शन में नहीं है। फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। अच्छा, एक चीज मिस हो गया हमसे। डिस्टेंस बिटवीन 6 सक्सेसिव नोड, ऐसा नंबर दिया। डिस्टेंस बिटवीन 6 सक्सेसिव नोड ऐसा दिया हुआ। 6 सक्सेसिव नोड 82.5। 6 नोड बन रहे हैं, आप समझो उसके बीच का डिस्टेंस। तो इसका 1/3 हो जाएगा λ/2, बराबर ना। 2 नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2। तो 6 नोड कह रहा है, 6 सक्सेसिव नोड। 2 3 4 5 6, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 82.5 ऐसा दिया हुआ। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी इसका आधा हो जाएगा ना, ऐसा। नहीं, आधा नहीं, 4 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 लूप बना, तो 5 λ/2 की वैल्यू है 82.5। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 82.5 इंटू 2/5। 82 बताया कि 85 बताया था? 82 बराबर। इतना सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, बराबर है ना। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी से 0.825 इंटू 2/5 इंटू 1000। 1650/5। थर्टी 330 ना। हाँ, ये आ गया स्पीड। नेक्स्ट सवाल। An organ pipe filled with gas at 27 degree. An organ pipe
filled with gas at 27 degree resonates at 400 hertz, resonates at 400 hertz in its fundamental mode, in its fundamental mode in its fundamental mode. If it is filled with the same gas at 90 degree, if it is filled with the same gas at 90 degree, the resonant frequency will be तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी बोले तो अंडर रूट म्यू आर टी बाई एम, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बस केल्विन में रखेंगे। F1 बाई F2 इक्वल टू रूट T1 बाई T2। ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो भी लगाया V/2L या V/4L वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो सभी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर कंफ्यूजन भी हो तो ये वाला तो सेम रहने वाला ना। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। तो उसमें भी गैस सेम है तो गामा वगैरह सेम रहेगा, मोलिकुलर मास सेम रहेगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो F1 बाई F2 की वैल्यू रूट अंडर T1 बाई T2। अब F1 है 400, F2 हमको निकालना है, T1 27 ना, 27 तो 300 बाई T2 हमको पता नहीं, पता है 90, तो 363। तो F2 की वैल्यू 400 इंटू 363 बाई 300, तो 400 इंटू ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.21, तो 11 हो जाएगा। 400 इंटू 1.1, 440। नेक्स्ट सवाल, लेंथ ऑफ टू ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ टू ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ टू ऑर्गन पाइप आर L and L plus delta L, L and L plus delta L, L and L plus delta L. Find the frequency of bit approximately. Consider velocity of sound V. Consider velocity of sound V. कल जो 2-3 सवाल कर रहे थे ना, उसका ये स्टैंडर्ड सवाल है, मतलब इससे जो फॉर्मूला आएगा ना वो आपके काम का है। लेंथ ऑफ क्या दिया था, ओपन ऑर्गन पाइप ना, OOP। दो अलग अलग OOP है, एक का लेंथ L है और एक का लेंथ L प्लस डेल्टा L। सवाल में वैसे दिया हुआ कि एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं करना है। तो एक का लेंथ L है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1, और दूसरे का लेंथ L प्लस डेल्टा L, इसकी फ्रीक्वेंसी F2। इसके बीच का डिफरेंस को बिट कहेंगे, डेल्टा F। ये निकालो। तो अब देखो, कल मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना, V/2L ना, इसमें होगा L बदल रहा है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, यही होने वाला है ना। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ बाय लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जगह ये यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय लेंथ
इंटू वी बाय 2L। तो ये फॉर्मूला हो गया चेंज इन लेंथ इंटू वी बाई 2L स्क्वायर। ठीक है, किसी का भी लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब L लेंगे, एक L और एक L प्लस डेल्टा L। तो बाद में तो कैलकुलेशंस अप्रॉक्स में करने के लिए हम एक ही ले लेते थे ना, या बीच का कुछ ले लेते थे। ठीक है, तो उससे ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा ना। वैसे ही बोला कि अप्रॉक्स बताओ। इस L में ये जो 2 L है ना यहाँ पर, इस L में L1 और L2 ले लीजिए। ठीक है, तो L1 और L2 में जो आपको आसान दिखे कैलकुलेशंस में, नहीं समझ में आ रहा था दोनों को बीच का ले लीजिए, L1 प्लस L2 बाई 2। जैसे मान लीजिए L1 की लेंथ 49 दे दिया और L2 का लेंथ 51 दे दिया, तो आप फिर L की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, 50 यूज़ कर लेंगे, बराबर। इस तरीके से थोड़ा अप्रॉक्स में आपको जाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने जब सीट बनाए तो आपको ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ये सब के सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, अच्छे से स्मूथली बन गए। फिर उस पर ज़्यादा नहीं कराते। किस टाइप के, किस टॉपिक के सवाल में दिक्कत गई? क्या क्या? बीट पे भी दिक्कत नहीं, मैंने तो बहुत कराया था। उस दिन आप आए नहीं थे क्या? हाँ, फिर भी दिक्कत गई। फिर बीट टाइप का ही सवाल करा था। सवाल लिखेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी n placed near open end of cylinder, open end of cylinder in the given diagram. As piston moved through 8.75 centimeter as piston move through 8.75 centimeter, the intensity of sound changes from maximum to minimum. Changes from maximum to minimum. ऐसा डायग्राम बना के दिया, ये पिस्टन है, यहाँ पर ऐसा ओपनिंग एंड दिया हुआ है डायग्राम में, और यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया गया ऐसा। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड बोला 350 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करने, वेलोसिटी ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करना। तो कह रहा है पिस्टन को 8.75 सेंटीमीटर से मूव करा है, मतलब डेल्टा एक्स वही क्रिएट हुआ ना, पाथ डिफरेंस। तो उस सिचुएशंस में इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैक्सिमा टू मिनिमा। तो एक मतलब एंटी नोड और एक नोड, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। इसका मतलब आपको लैम्डा बाय 4 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 8.75। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4। ये दिया हुआ 8.75 सेंटीमीटर, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 8.75, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो 350 बाय 0.35 1000 आ जाएगा।
मतलब इसमें ऐसा है कि यहाँ से जो साउंड आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आ रहा है, और एक साउंड यहाँ से ऐसे ही आ रहा है पहले वाले कंडीशंस में। तो मान लो कि इस जगह मैक्सिमा बन रहा होगा, यहाँ कान लेके सुन रहा है कोई। अब ये पिस्टन को शिफ्ट करा दिए इधर की तरफ, तो फिर ये मैक्सिमा की जगह मिनिमा हो गया ऐसा। तो जो मैक्सिमा की जगह मिनिमा हो गया तो उसकी लिए जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, λ/4। तो मैक्सिमा की जगह मिनिमा पाने के लिए λ/4 से हमको शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो जो 8.75 है वो λ/4 की वैल्यू दी। एक और सवाल, एक सवाल है, ये तो वैसे डॉपलर्स का है लेकिन फिर भी इसको पूछा जा सकता है बिना डॉपलर बोले हुए भी। ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, सोर्स इस ट्रैक पे मूव कर रहा है, सोर्स इस ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है। ये पॉइंट का नाम O कह देता हूँ, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। यहाँ एक दूर में कहीं पर ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देता जब A पे है तब F1, जब B पे है तो F2 और जब C पे है तब F3। तो F1 और F2 और F3 के बीच का रिलेशन। क्वेश्चंस लिख लेंगे। सोर्स ऑफ साउंड moving on a circular track in the given diagram. Let F1, F2, F3 be the frequency observed by observer when source is at A, B and C. When source is at A, B and C. Source is at A, B and C. A, B and C. Then relate F1, F2, F3 को रिलेट करना है। देखिए यहाँ पर साउंड का फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ है, तो ये इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहे, इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर से दूर जा रहे। तो जब ऑब्जर्वर से दूर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जब ऑब्जर्वर के पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से। और इस जगह में तो ऑब्जर्वर की मतलब इस पॉइंट पे तो इसका डायरेक्शन इससे वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यूँ समझो कि यहाँ पर सोर्स का वही फ्रीक्वेंसी जो है वही इसको सुनाई देगा, और इस जगह में जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा सुनाई देने वाला, और इस जगह में जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम सुनाई देने वाला। तो जो F1 सुनाई दिया है वो ज़्यादा है F2 से, और कम हुआ कौन, F3। अगर इसी में डायरेक्शंस ऑफ मोशंस बदल देते, मतलब ऐसा टाइप का मूव करा देते, ऐसे 4 पॉइंट दे देता, A, B, C, D, और यहाँ ऑब्जर्वर करता। इस जगह फ्रीक्वेंसी F1, इस जगह F2 सुनाई दिया उसे, इधर F3 सुनाई दिया, जब यहाँ था तो F4 सुनाई दिया। तो रिलेशंस क्या होंगे आप सोचो। ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, F2 और F4। सबसे ज़्यादा कौन होगा, अच्छा डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऐसा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, F3, फिर F2 और F4, और सबसे कौन कौन हो, F4। ठीक है, तो बना देंगे इसे। लिखेंगे मासलेस रॉड, ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ गया। मासलेस रॉड in the given diagram it is observed that frequency of first harmonic
in string AB is equal to second harmonic frequency in CD. Second harmonic frequency in CD. Then find X. ऐसे टाइप का डायग्राम बना हुआ है. A, B, ये रॉड है जिसका लेंथ L है, मास जिसका 0 मासलेस है. इससे यहाँ पॉइंट से एक मास M लटक रहा है जो कि ये डिस्टेंस X पे लटक रहा है. ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है. ये टोटल लेंथ L. निकालना है X की वैल्यू. फर्स्ट हार्मोनिक AB इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक CD. तब निकालना है. वैसे अगर इसी सवाल में फर्स्ट हार्मोनिक AB इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक CD होता तो भी आप X निकालें. इसी सवाल में सेकेंड हार्मोनिक AB इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक CD होता तो भी X निकालें. सेकेंड और थर्ड कर देता हूँ. क्या L/5 पहले वाले सवाल का? हाँ L/5. फर्स्ट का L/5. ये वाले सवाल का इसका आंसर L/5 है. L/15 ठीक हो सकता है, हमको मालूम नहीं. देखो मैं निकालता हूँ. निकालूं कि अभी 2 मिनट टाइम और दूं? अगर पहला बना का आंसर L/5 आया तो ही सेकंड थर्ड आप बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे. अब देखो सेकंड थर्ड तो बट प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया. ये देखो यहाँ वजन कितना है mg. इस जगह टेंशन T1 मान लीजिए और इस जगह टेंशन T2 मान लेते हैं. बराबर. तो बैलेंस रहने के लिए इसके अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए. तो T1x इक्वल टू क्या होना चाहिए? T2 इंटू L माइनस एक्स. तो T1 बाई T2 की वैल्यू L माइनस एक्स बाई एक्स. अब कह रहा है पहले वाले सवाल में फर्स्ट हार्मोनिक इन AB. इसका मतलब पहले वाले में इस वेव ऐसा बना और सेकेंड वाले में कैसा बना? सेकेंड हार्मोनिक सेकेंड वाले में ऐसा बना है. ठीक है. तो ये वाला. तो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे हम? V/2L. और सेकेंड हार्मोनिक इन CD का वैल्यू 2. यहाँ V1 और यहाँ V2. लेंथ तो सेम ही है ना, AB जितना बड़ा उतना ही बड़ा CD है बाय 2L. बराबर. तो यहाँ से ये टर्म तो कैंसिल हो गया. तो V1 इक्वल टू क्या रिलेशन होना चाहिए? मतलब स्ट्रिंग AB में जो स्पीड ऑफ वेव है वो V1 है और स्ट्रिंग CD में जो स्पीड ऑफ वेव है वो V2 है. उसके बीच का ये रिलेशन हो जाएगा. वेलोसिटी का फॉर्मूला √T/μ. तो ये हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू 2 और इसे T/μ. तो म्यू मास पर यूनिट लेंथ. अगर कुछ नहीं बोला तो हमने सेम ही लेंगे. ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ T के प्रोपोर्शनल. तो √T1/√T2. बराबर. तो T1/T2 की वैल्यू इसको स्क्वायर कर देते. तो T1/T2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4. इसकी वैल्यू हो गई L माइनस एक्स बाय एक्स. तो 4x इज इक्वल टू L माइनस एक्स. तो 5x इक्वल टू L. तो x की वैल्यू L/5.
ऐसे ही फिर सेकेंड वाला बनाना है। इस सवाल के अंदर क्या सेम होगा, फर्स्ट हार्मोनिक तो v बाय 2l इक्वल टू v1 बाय 2l इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक 4v2 बाय 2l। तो यहाँ v1 बाय v2 की वैल्यू 4 है, मतलब अंडर रूट, तो यहाँ से t1 बाय t2 की वैल्यू हो जाएगा 16 l माइनस एक्स बाय एल एक्स। l बाय 17 आ रहा है ना, l बाय 17। तीसरे वाले में सेकेंड हार्मोनिक 2v1 इक्वल टू थर्ड 3v2, तो v1 बाय v2 की वैल्यू 3 बाय 2, तो l माइनस एक्स बाय एक्स की वैल्यू 9 बाय 4, 4l माइनस 4x इक्वल टू 9x, तो x की वैल्यू 4l बाय 13। अगला सवाल, स्टोन attached with wire stretched over sonometer bridge separated by capital L centimeter apart, bridge separated by capital L centimeter apart, capital L centimeter apart, capital L centimeter apart. It produced unison 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 with tuning fork of frequency n. It produced unison का मतलब equal frequency, unison with a tuning fork of frequency capital N, full stop. When the stone completely immersed in water, when the stone completely immersed in water, the length between bridge is small l centimeter. पहले वाले में क्या था, कैपिटल L, small l centimeter, small l centimeter for re-establishing unison. The specific gravity of material is specific gravity of material is the specific gravity of material is the specific gravity of material is निकाल पाएंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल इज, ऐसा है दो ब्रिज के बीच में पहले लेंथ कितना था, कैपिटल L। जब यहां से स्टोन को जिसका मास m है मान लीजिए कनेक्ट कर दी फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में इसके बीच का लेंथ को चेंज करके स्मॉल l करना पड़ा हमको, क्योंकि हमको ने इसमें इसको पानी में डाल दी। पानी में डालने से फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, जिससे टेंशन कम हो जाएंगे, टेंशन कम हो जाएंगे तो स्ट्रिंग में वेलोसिटी बदल जाएगा। फिर वही सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है तो वेलोसिटी बदल गया तो लेंथ भी बदलना चाहिए दोनों के बीच का, तभी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अब रिलेट करो आप, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है वो है फ्रीक्वेंसी, बोले तो उसे n से डिनोट कर देंगे, कह रहा है n फ्रीक्वेंसी n के साथ यूनिसॉन है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय 2l, तो यहाँ का v1 बाय 2l, ठीक है। v1 बोले तो अंडर रूट t बाय म्यू, t1 बाय म्यू। और दूसरे वाले केस में यही फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होना चाहिए,
यूनिसॉन इसी से कराना है, बट 2 स्मॉल एल लेंथ हो जाएगा अंडर रूट T2 बाय म्यू। अब यहाँ पर देखिए T1 की जगह T2 आया, टेंशन बदल गया, तो टेंशन अगर बदल रहा है तो लेंथ भी बदलना पड़ेगा ताकि वैल्यू सेम रहे। अब आप रिलेट करिए T1 और T2 को, T1 की जगह mg और T2 की जगह mg माइनस फोर्स ऑफ बाउंसी। कर पाएंगे कि बनाऊं? पहले यहां तक तो करो। इससे निकलेंगे रूट T1 बाई T2 की वैल्यू कैपिटल L बाय स्मॉल l, तो T1 बाई T2 की वैल्यू कैपिटल L बाय स्मॉल l का स्क्वायर। T1 बोले तो mg मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g, और T2 बोले तो mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सॉलिड माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर इंटू v इंटू जी, कंप्लीटली बोल रहा सबमर्ज्ड है। मतलब ये हमने कैसे लिखे, mg बाय mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, ऐसा मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करें। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, बस इसमें रेफरेंस वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वैसे रिलेटिव डेंसिटी दूसरे किसी भी सब्सटेंस के साथ जो है वो डिफाइंड है, लेकिन जब वाटर के साथ निकालेंगे तो वही है स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से देखो वी जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं पलट देता हूं इसको, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा एल, पलटेंगे तो स्मॉल एल ऊपर चला जाएगा, स्मॉल एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल स्क्वायर। इंडिविजुअल करेंगे तो ये 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी का उल्टा हुआ ना, एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो इसको उधर लेके चले जाते हैं। वन माइनस एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जगह एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया इसका उल्टा, एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ध्यान रखना ये सवाल टेस्ट में आएगा। सभी को समझा क्या? ये जो हमने करे ये समझा क्या? टेंशन पहले तो सिर्फ और सिर्फ mg जो है वही टेंशन होगा, और बाद में यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ देखिए टेंशन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ पहले, बाद में टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और लिक्विड का फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर की तरफ, तो T2 हो जाएगा mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब mg मतलब मास ऑफ सब्सटेंस सॉलिड, इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर भी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसका वजन, तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास, तो उसमें लिक्विड का डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, पर पूरा बोल रहा है कि जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, इसका मतलब वॉल्यूम वही यूज करेंगे जो बॉल का वॉल्यूम होगा, इसलिए यहाँ वॉल्यूम सेम v यूज करें। अब v और g कॉमन लेके कैंसिल हो गया है।
लिखेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन by 50%, then tension must be increased by frequency और tension में relations F proportional to square root of T ना, F proportional to root of tension। तो इसमें कह रहा है 50% से इंक्रीज करे, तो यहाँ से टेंशन में कितना हो जाएगा, तो T proportional to F का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो परसेंटेज इन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन F। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 कितना, 100%। बट ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, जब छोटा परसेंटेज हो। तो 1 + 0.5 का स्क्वायर -1 इंटू 100, यहाँ हो जाएगा 125%। एक और लिख लीजिए परसेंटेज वाले। Two stretch wire are in unison. If the tension in one wire increased by 1%, 3 bit produced in 2 seconds. Tension in one wire increased by 1%. 3 bit produced in 2 seconds. The initial frequency of each wire is 600 ऑप्शन नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन लिख लेंगे क्या, ऑप्शन 150, 200, 300, 450। 150, 200, 300, 450। कह रहे 3 बीट इन 2 सेकेंड ना, तो बीट का जगह 1.5 ही लेना है। $300। आ गया। तो देखो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 चेंज इन टेंशन बाय टेंशन, यही होगा ना। तो टेंशन को कह रहा है ये कितना हो गया, 1.5 बाय फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, इक्वल टू 1/2 चेंज इन टेंशन कह रहा है 1%। तो 1%, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का चेंज आ रहा है 100 में, ऐसा ही ना, 1 का चेंज आ रहा है 100 में, बराबर। चेंज इन टेंशन की जगह 1 रखें, इसका मतलब टेंशन की जगह हम 100 रखेंगे, बराबर। 100 में 1% का चेंज आया, तब यहाँ से एफ आ गया, आया क्या, 300। अगला सवाल। हाँ, क्योंकि बोला ना 3 बीट इन 2 सेकेंड, क्वेश्चंस में 3 बीट इन 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना, 1.5 ही हुआ। अगला सवाल बोलो। टू सोनोमीटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज,
have same tension. Find the percentage increment in tension required. Find the percentage increment in tension in one wire required to produce 5 beat per second. To produce 5 beat per second. 5 beat per second. तो यही सेम में लगाएंगे. चेंज इन एफ बाय एफ इक्वल टू 1/2 चेंज इन टी बाय टी. तो कह रहा है कि कितना परसेंटेज. तो चेंज इन एफ के जगह पे लेना है 5, एफ के जगह लेना है 500 इक्वल टू 1/2 चेंज इन टी बाय टी. ऐसा. तो चेंज इन टी बाय टी की वैल्यू कितना आ गया 10/500. तो 2/100 0.02. इसलिए परसेंटेज इसी में इंटू मल्टीप्लाई. परसेंटेज टेंशन कितना हुआ 2%. बराबर. एक दो सवाल और कर लेते हैं. आप लोगों का शक्ल जो है ना थोड़ा सा उड़ा उड़ा सा. एक दो और करिए. 2 wire stretched by same tension having same frequency (800 Hz). Find the percentage increment in tension in one wire. Percentage increment in tension in one wire to produce 6 beat in 4 seconds. 6 beat in 4 seconds. Six bit in 4 seconds. निकाल पाओगे? 6 बिट इन 4 सेकेंड का मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या लिखेगा आप 1.5 ना 1.5 बाय फ्रीक्वेंसी कितना लेना 800 इक्वल टू 1/2 चेंज इन टी बाई टी. तो चेंज इन टी बाई टी हो गया 3/800. इसलिए परसेंटेज कितना हो गया 3/8%.